हेमिस्फीयर में ज्यादा सनलाइट पड़ रही है। तो अब देख के साफ पता पड़ रहा है कि नदर्न है वेरी थिन लेयर ऑफ एयर व्हिच कैन नॉट एब्सॉर्ब द हीट फ्रॉम द सरफेस। तो सनलाइट के साथ हीट एनर्जी भी तो आती है। अब सनलाइट जब यहाँ फॉल हो रही है, ये एरिया कौन सा है? ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट, जहाँ ज्यादा बारिश हो रही है। ट्रॉपिकल एरिया है लेकिन ज्यादा बारिश हो रही है। कहाँ है वो? जैसे सब ट्रॉपिकल। अब नाउ कम टू इंडियाज मैप। इंडिया के मैप में Hello dear students, welcome to your study platform Concept Corridor and I am your mentor Yogita Dhame. So today we are here going to start the new chapter for class 7 social science, that is climate of India, and this is basically the third chapter of your theme A, India and the world. बेटा इससे पहले इन 4 चैप्टर्स को हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है. In case you have missed them out, link is given in the description. बाद में जाके उनको चेक कर सकते हो. And if you want notes of all these chapters, you can join my Telegram channel. Again link is there in the description. वहाँ पर I will share all these PPTs and you can access them easily. ठीक है? चलो, now let's talk about this chapter, climate of India. बेटा totally conceptual chapter. कुछ भी यहाँ पर रटना नहीं है आपको, सिर्फ concepts को समझना है. And the best part is, ये concept आपने पहले कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं. Maximum concepts are from these 2 chapters of your theme A itself. और कुछ concept है आपके science के chapter number 7 के, that is heat transfer. बस जो आपने पहले से ही पढ़ा हुआ है ना, इन्हीं के relationship को हम यहाँ समझेंगे and then we will understand the mechanism of the events which are taking place in the climates. ठीक है, अब बेटा जब इवेंट समझेंगे तो वहाँ पर टाइम थोड़ा लगेगा क्योंकि मैकेनिज्म को समझना है. दैट्स वाई दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी लेंदी. सो दैट्स वाई आई हैव डिवाइडेड दिस वीडियो इनटू 2 पार्ट्स. दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड सून यू विल गेट द सेकंड पार्ट ऑल्सो. ठीक है, चलो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड आउट द बिग क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू फाइंड आंसर फॉर. फर्स्ट वन, व्हाट मेक्स इंडियाज क्लाइमेट सो डाइवर्स? व्हाट आर मॉनसून एंड हाउ दे आर फॉर्म्ड? थर्ड वन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन इकोनॉमी, कल्चर एंड सोसाइटी? How can understanding the climate help us to prepare for natural disaster? And the last one, what is climate change and what are its consequences? So these are the 5 big questions you are going to answer and you will be able to answer by the end of this chapter. ठीक है, चलो, so let's get started. First of all, what makes India's climate so diverse? अब बेटा इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पहले आपको क्लाइमेट वर्ड का मतलब पता होना चाहिए. What is climate? अब ये क्लाइमेट और इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा था वेदर, अंडरस्टैंडिंग वेदर. ये क्लाइमेट और वेदर आर दीज 2 सेम थिंग? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि हमने सेकंड चैप्टर में पूरा वेदर के बारे में पढ़ा. अब हम एक पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लाइमेट के बारे में. ये बात तो पक्की है कि दोनों सेम नहीं है, बट हाउ दे आर डिफरेंट. कभी अपने स्कूल में आपने वेदर रिपोर्ट दी होगी ना. न्यूज़ पढ़ते तो बोलते हैं ना टुडेज वेदर, ऐसे बोलते हैं. कभी आपने वैसे बोले टुडेज क्लाइमेट? नेवर. हम हमेशा क्या बोलते हैं? टुडेज वेदर. क्यों बोलते हैं ऐसा? देखो यहाँ पर बेटा, वेदर जब हम वर्ड बोल रहे हैं ना, तो वेदर मतलब है आपके एटमॉस्फेयर की कंडीशन, आपके आसपास की कंडीशन किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे. सो कंडीशन ऑफ योर एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम. लाइक माई प्लेस राइट नाउ इट इज आउटसाइड टू सनी. तो मैं बोलूँगी मेरे वहाँ पर इस टाइम पे बहुत सनी वेदर है. अब जब आप ये वीडियो देख रहे हो, मान लो उस टाइम पे बहुत तेज बारिश हो रही है आपके बाहर, तो आप क्या बोलोगे? मेरे वहाँ पर, आपके वहाँ पर उस पर्टिकुलर टाइम पे जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो उस टाइम पे रेनी कंडीशन है, यानी रेनी वेदर है ना. और जब भी हम वेदर रिपोर्ट देते हैं, मान लो जब आपने वेदर रिपोर्ट सुनी हो, तो उस टाइम पे क्या बोलते हैं? टुडेज वेदर रिपोर्ट इज देयर आर चांसेस दैट सम अमाउंट ऑफ रेन विल बी देयर, ह्यूमिडिटी लेवल भी दिस, है ना, इट माइट बी विंडी. तो हम क्या बता रहे हैं कि पूरे दिन भर में हमको ये अलग अलग वेदर देखने को मिल सकते हैं. सो इट मीन्स वेदर कीप्स ऑन चेंजिंग. क्लियर? देखो वेदर क्या होता है? वेदर इज व्हाट वी एक्सपीरियंस every hour or in a day. It might be rainy, sunny, windy, humid, etc. ठीक है? And बेटा weather keeps on changing. Weather continuously change होता रहता है टाइम के साथ. Am I clear? Now what is climate then? Climate is the pattern of weather of an area that is experienced over a very long period of time. कितना long? Almost 2 to 3 decades. Yes. बेटा लगभग 20 से 30 सालों में किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कौन सा वेदर ज्यादा देखा गया, प्रोमिनेंटली देखा गया, वो वहां का क्लाइमेट बन जाएगा. अब इसके बात को समझो. लेट मी गिव यू एग्जांपल ऑफ आवर इंडियन डेजर्ट थार. अब अगर आपसे कोई पूछे अभी थार डेजर्ट का क्लाइमेट कैसा है, तो इमीडिएटली हर कोई आंसर करेगा मैम हॉट एंड ड्राई. सबसे पहले बोलोगे हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट है वहां का. क्यों बोलोगे ऐसा? अब क्या 20 से 30 सालों में वहां कभी बारिश हुई नहीं? हुई होगी, कभी तो हुई होगी, और वहां ठंड भी पड़ती है. बट इवन देन आपने हॉट एंड ड्राई को क्यों पिक किया? क्योंकि वो ज्यादा प्रोमिनेंट है. पिछले 20 से 30 सालों में वहां पे हॉट एंड ड्राई जो ये वेदर कंडीशन है उसको ज्यादा प्रोमिनेंटली देखा गया है. अंडरस्टूड? सो आपने वहां का क्लाइमेट हॉट एंड ड्राई बता दिया. अब लेट मी गिव एन एग्जांपल ऑफ हिमालयन रेंज. आप पूछो हिमालयन रेंज का क्या क्लाइमेट है, तो इमीडिएटली एवरीवन टेल मैम कोल्ड क्लाइमेट है वहां का.
नाउ अगेन वहां पर भी तो कभी तो धूप आई होगी पिछले 20-30 सालों में, कभी तो बारिश भी होगी, लेकिन हमने कौन सा वेदर चूज किया बेटा? हमने उस वेदर पैटर्न को चूज किया जो इतने लंबे टाइम तक ज्यादा वहां पर देखा गया, यानी कोल्ड। Am I clear? अब डेफिनेशन दोबारा पढ़ो। So what is climate? It is the pattern of weather of an area or a region that is experienced over a very long period of time. And this climate varies from region to region. ये अलग अलग जगह पे अलग अलग क्लाइमेट होता है। दो का मैंने आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल दे दिया, डेजर्ट एंड माउंटेन का। Am I clear? So weather क्या है? It keeps on changing with time. Every day कितनी बार भी चेंज हो सकता है। क्लाइमेट चेंज नहीं होता। क्लाइमेट क्या है? इट इज एक्सपीरियंस ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बहुत लंबे टाइम को हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, और ये रीजन टू रीजन वेरी कर सकता है। क्लियर? अब बेटा हमको वेदर समझ में आ गया, क्लाइमेट भी समझ में आ गया। अब एक सीजन नाम की चीज़ भी तो होती है ना? हमारे कंट्री में, हमारे इंडिया में कितने सीजन आते हैं? विंटर सीजन आता है, उसके बाद फिर स्प्रिंग आ जाता है, फिर आपका समर आ जाता है, यस, फिर रेनी भी आता है। तो ये क्या है? ये सीजन्स क्या हैं बेटा? सीजन्स में होता क्या है, कुछ पर्टिकुलर मंथ्स के लिए एक पर्टिकुलर टाइप का वेदर कंडीशन ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। तो यहां पर भी वेदर का रोल है। यहां पर सीजन में हम 2-3 महीनों की बात कर रहे हैं। आपसे पूछेंगे अगर विंटर्स कब आते हैं, तो हर कोई बोलेगा मैम दिसंबर जनवरी, फिक्स्ड मंथ है। एवरी मंथ एवरी ईयर दिसंबर और जनवरी में लगभग सर्दी पड़ती ही पड़ती है। यस, सो इट इज अ रिकरिंग इवेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड देन उस टाइम पे कैसा वेदर ज्यादा हो जाता है? ठंडा, कोल्ड वेदर ज्यादा हो जाता है। अगर आपसे बोलेंगे समर कब आते हैं, तो एवरीवन विल से कि मैम मई एंड जून में बहुत पीक समर्स होते हैं। यस, तो उस टाइम पे वेदर कंडीशन कैसी हो जाती है? बहुत गर्म, हॉट हो जाता है। यस, सो व्हाट इज सीजन? सीजन इज द रिकरिंग, सीजन रिकर्स एवरी ईयर एंड द वेदर ऑफ द प्लेस इज डिफरेंट इन एवरी सीजन। हर सीजन में जो वेदर कंडीशन होती है वो अलग अलग हो जाती है। क्लियर? अब ये क्यों होता है ऐसा? सीजन एवरी ईयर क्यों आते हैं बेटा, क्यों रिपीट होते हैं? Because it happens due to the earth revolution around the sun. अब इस लाइन को मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाती हूँ कि अर्थ रिवॉल्यूशन पे सीजन कैसे डिपेंड करते हैं। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। यूजुअली देर आर हाउ मेनी सीजन्स? 4 सीजन। अगर हम ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो 4 सीजन डोमिनेंट है, दैट इज स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। अब बोलोगे मैम हमारे वहाँ तो रेनी भी तो होता है। यस, इंडिया में बेटा रेनी सीजन भी एक अलग से सीजन काउंट होता है, जो कि बाकी कंट्रीज में उतना डोमिनेंटली नहीं काउंट किया जाता। वाई? बिकॉज बाकी कंट्री में रेन होती है, लेकिन कोई ऐसे पर्टिकुलर मंथ में बहुत ज्यादा नहीं होती, स्कैटर्ड है, कभी भी हो जाती है किसी भी मंथ में। ठीक है, तो यहाँ पर सीजन 4 होंगे, उनमें रेन कहीं भी हो सकती है, लेकिन इंडिया में रेनी सीजन पर्टिकुलर मंथ में शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल जुलाई एंड में ऑलमोस्ट शुरू होता है, जुलाई अगस्त में बहुत ज्यादा डोमिनेटली रेन हमको मिलती है। ठीक है, तो यहां पर इसलिए हम 5 सीजन काउंट करते हैं। कौन कौन से? ये 4, इसके अलावा रेनी सीजन एक और। अंडरस्टूड? और उस रेनी सीजन को हम क्या बोलते हैं? बोलते हैं मॉनसून आ गया। कई बार हम मॉनसून से भी रेफर करते हैं। ठीक है, अब इस मॉनसून को हम डिटेल में आगे समझेंगे। क्लियर? चलो मूविंग अहेड, नाउ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट व्हाई सीजन्स डिपेंड ऑन द रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। देखो, दिस इज सन, लेट्स से दिस इज द ऑर्बिट जिसमें अर्थ रिवॉल्व करेगी। ठीक है, अब जब अर्थ रिवॉल्व करती है बेटा, कितने टाइम पे करती है? 365 डे ऑलमोस्ट में एक रिवॉल्यूशन खत्म होता है, यानी एक ईयर पूरा खत्म हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट ईयर फिर से वही रिवॉल्यूशन स्टार्ट होगा। अब जब रिवॉल्यूशन अर्थ का होता है तो अर्थ थोड़ी सी टिल्टेड रहती है इस टाइप से। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ये सीधा नहीं है, ये हल्का सा टिल्टेड है। दिस इज द रीजन फॉर दिस सीजन्स। नाउ हाउ? अब ये टिल्टेड है बेटा, इसको हम एग्जैक्टली अगर हाफ करें हॉरिजॉन्टल, ये लो, तो अब देखो ये वाला, ये कौन सा सदर्न हेमिस्फेयर है, ऊपर वाला कौन सा हेमिस्फेयर है? नदर्न हेमिस्फेयर। तो सदर्न और नदर्न हेमिस्फेयर में से इस टाइम पे अभी कौन से हेमिस्फेयर को ज्यादा सनलाइट मिल रही है? ऑफ कोर्स सदर्न हेमिस्फेयर को। नदर्न हेमिस्फेयर तो सिर्फ इतना सा है ना, तो इस टाइम पे सदर्न हेमिस्फेयर में ज्यादा सनलाइट फॉल हो रही है, तो इसका मतलब यहां पर अभी समर्स चल रहे होंगे। इसके आसपास फिर दूसरे सीजन उसके अकॉर्डिंग आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, अब मान लो ये रिवॉल्व होते होते इस तरफ कभी आए अर्थ, अब ये कंडीशन हो गई। अब इस टाइम पे फिर से डिवाइड करो इसको, अगर हम इसको एग्जैक्टली फिर से हाफ डिवाइड करें तो अब बताओ अब कौन से हेमिस्फेयर में ज्यादा सनलाइट पड़ रही है? तो अब देख के साफ पता पड़ रहा है कि नदर्न हेमिस्फेयर में ज्यादा सनलाइट मिल रही है कंपैरिजन टू द सदर्न हेमिस्फेयर। तो इसका मतलब अब नदर्न हेमिस्फेयर में आपका क्या चल रहे होंगे? समर्स चल रहे होंगे।
क्लियर? नीचे क्या चल रहे होंगे? विंटर्स चल रहे होंगे, ठीक है। ये पूरा रिवॉल्यूशन खत्म होगा, फिर से अर्थ उस कंडीशन में आएगा, फिर दोबारा समर शुरू हो जाएंगे सदर्न हेमिस्फीयर में। गॉट इट? सो इट इज ऑल डिपेंडिंग ऑन द टिल्टिंग ऑफ अर्थ एंड द रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। अब बेटा डिटेल में आपके एग्जाम में नहीं आएगा ये मैकेनिज्म समझाने के लिए, ठीक है। ये आपको सिर्फ मैंने समझा दिया क्योंकि वो लाइन आपके एनसीईआरटी में दी हुई है दैट सीजन अकर बिकॉज ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ रट लो उस लाइन को, समझ में आए नहीं कि क्यों हो रहा है ऐसा। सो दैट्स वाई। क्लियर? चलो मूविंग अहेड, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रेडिशनल सीजन। ट्रेडिशनली हमारे इंडिया में कितने सीजन है बेटा? अभी देखो ऑल ओवर द वर्ल्ड 4 सीजन, अगर हम रेनी सीजन को काउंट कर ले इंडिया में तो 5 सीजन, और ट्रेडिशनली देखा जाए तो देयर आर 6 सीजन जिनको कि हम ऋतु भी बोलते हैं, ठीक है। कौन कौन सी है देखो? वसंत ऋतु, सुना होगा, वसंत बहुत कॉमन है ना, वसंत पंचमी वसंत ऋतु में मनाते हैं। सो वसंत दैट इज स्प्रिंग, ग्रीष्म ऋतु दैट इज समर, वर्षा ऋतु रेनी सीजन, शरद दैट इज ऑटम, एंड इसके बाद हेमंत प्री विंटर, एंड शिशिर दैट इज विंटर। सो दीज आर द 6 सीजन्स। बेटा नाम याद होने चाहिए, अगर मैम ने लिखवाए आपके स्कूल में तो हो सकता है एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है। चलो Now here specific rituals and festivals are associated with all these 6 ऋतुज। एक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया वसंत पंचमी, उसके अलावा शरद, यानी जब ये शरद कब है आपका ऑटम वाला, उस टाइम पे हम शरद पूर्णिमा भी मनाते हैं। और बेटा इन सीजन के साथ हमारे बहुत सारी एक्टिविटीज भी वेरी करती हैं। सीजन्स पे बेसिकली क्रॉप डिपेंड करती हैं। देखो विंटर सीजन में हमेशा हम क्या करते हैं, जो वीट होता है उसको सो करते हैं, और समर यानी अप्रैल आने से पहले पहले उसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है ना। तो हमने क्या किया, पर्टिकुलर सीजन के हिसाब से हमने क्रॉप को ग्रो किया। सो क्रॉप डिपेंड करती है, हमारा खाने पीने फूड हैबिट डिपेंड करते हैं, हमारी क्लोथिंग डिपेंड करती है इन पूरे सीजन्स पे, ठीक है। What all is affected by all these seasons and ऋतुज? First of all, the crop we grow, the food we eat, the clothes we wear. इसके अलावा some trees and shrubs bloom during the वसंत यानी स्प्रिंग टाइम। जो स्प्रिंग वाला सीजन है उसमें हमेशा क्या दिखेंगे आपको, बहुत सारे फ्लावर दिखेंगे, फ्लावर ब्लूम होते हैं। ऑटम में क्या होता है, सारे के सारे लीव्स भी गिर जाते हैं प्लांट्स के, है ना। तो ये देखो ये आपको चेंज मिला। सम एनिमल्स डेवलप थिक फर ड्यूरिंग द कोल्ड मंथ्स। ठंड के टाइम पे कई सारे एनिमल्स के बॉडी में फर ग्रो हो जाते हैं टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड विंटर्स। क्लियर? सो टिल नाउ वी हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन द वेदर, क्लाइमेट एंड द सीजन। अब इससे आगे बेटा हम इस चैप्टर में सिर्फ फोकस करेंगे क्लाइमेट पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंडिंग द टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स इन इंडिया। बेटा इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी क्यों है क्लाइमेट्स की, हमको इतने अलग अलग टाइप के क्लाइमेट्स क्यों देखने को मिलते हैं? द आंसर इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द लैंड फॉर्म्स। यस, जितने भी लैंड फॉर्म्स आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े ना, बस उनको दिमाग में रखते हुए चलो, ये कंसेप्ट बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे नॉर्थ साइड से। यहाँ पर क्या है, पूरी हिमालयन रेंज। बेटा हिमालयन रेंज में भी हमने डिवीजन देखे थे। सबसे टॉप मोस्ट को क्या बोलते हैं, हिमाद्री, जहाँ पे वो एक्सट्रीम कोल्ड होता है, पूरा साल भर बर्फ गिरी रहती है ना। ऐसे रेंज में, ऐसे एरिया में जो क्लाइमेट मिलता है उसको बोला जाता है एल्पाइन। ये एल्पाइन वर्ड कहाँ से आया? इट बीन टेकन फ्रॉम द वर्ड एल्प्स। वो एल्प्स जो माउंटेन रेंज है यूरोप में, वहां से ये वर्ड आया है, इसलिए इसको एल्पाइन क्लाइमेट बोलते हैं, ठीक है। एक्सट्रीम कोल्ड होता है यहाँ पर पूरे जो वर्ल्ड में सबसे थिकेस्ट लेयर अगर कपड़ों की कहीं दिखेगी जो लोग पहनते हैं तो आपको इसी रेंज में दिखेगी, ठीक है। इसके नीचे वाली जो हिमालयन रेंज उसको क्या बोलते थे, हिमाचल, जहाँ पर यूजुअली आपको सारे के सारे हिल स्टेशंस मिलते हैं, जहाँ पे आप घूमने जाते हो, है ना। कब समर्स के टाइम पे वहाँ घूमने चले जाते हो, क्यों? क्योंकि वहाँ का वेदर प्लेजेंट होता है। इसका मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती, और सर्दियों के टाइम पे पड़ती है, सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है लेकिन इतनी नहीं होती जितनी एल्पाइन रेंज में, ठीक है। इसीलिए यहाँ के क्लाइमेट को बोला जाता है टेम्परेट। अब टेम्परेट इज मॉडरेट, ऐसे याद रख लो, टेम्परेट इज मॉडरेट। टेम्परेट वाले क्लाइमेट जोन में बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती, प्लेजेंट वेदर होता है उस टाइम पे। सर्दियाँ होती हैं लेकिन इतनी एक्सट्रीम नहीं होती जितनी एल्पाइन में होती हैं, ठीक है। सो एल्पाइन एंड टेम्परेट, समझ में आ गया इतना। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर, जो कि आपको पहले से पता है, थार डेजर्ट। बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ह्यूमिडिटी लेवल बिल्कुल जीरो होता है, बारिश बहुत कम होती है, और दिन के टाइम बहुत गर्मी होती है, रात के टाइम पे ठंड भी उतनी होती है। यस, ऐसे वाले रीजन को बोला जाता है, ऐसे क्लाइमेट को एरिड। तो दिस इज एरिड क्लाइमेट, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आ जाते हैं बेटा ये वाला रेंज। ये क्या है आपका डेक्कन प्लेटू, है ना, सेंट्रल वाला जो एरिया है ये। यहाँ पर आपको मिलता है सेमी एरिड क्लाइमेट। ना वाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेमी एरिड? यानी इससे मिलता जुलता है एरिड से, लेकिन इतना ज़्यादा ड्राई नहीं है। जितना ड्राई ये डेजर्ट है उतना ड्राई नहीं है, लेकिन उतना यहाँ पर रेनफॉल उतनी ज़्यादा नहीं होती, समझ में आ रहा है, होती है लेकिन बहुत कम होती है। दैट्स वाई सेमी एरिड।
बाकी कंडीशन ऑलमोस्ट डेजर्ट की ऐसी मिलती जुलती हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है ना, ठंड भी उतनी होगी। गॉट इट? सो सेमी एरिड। इसके बाद नेक्स्ट 3 हैं सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट एंड ट्रॉपिकल क्लाइमेट। अब बोलोगे मैम सब जगह तो ट्रॉपिकल ही वर्ड आ रहा है, डिफरेंस क्या है? पहले तो इस ट्रॉपिकल वर्ड को समझो। हियर दिस इज द अर्थ प्लैनेट। प्लैनेट में बेटा जो इस सेंटर से ये वाली लाइन जाती है, इसे क्या बोला जाता है? इक्वेटर। द लार्जेस्ट लैटिट्यूड जिसका एंगल होता है 0 डिग्री, पता होगा ये लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड जैसे हम ऊपर को जाते हैं नॉर्थ साइड में, तो ये हो जाते हैं 0 से 10 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ पे हो जाता है 90 डिग्री नॉर्थ। ऐसे नीचे को आते हैं तो यहाँ पर 10 डिग्री साउथ, यानी साउथ की तरफ जा रहे हैं, आते आते यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री साउथ। ये पता होगा लैटिट्यूड के बारे में। नाउ यहाँ पर बेटा लगभग 23.5 डिग्री नॉर्थ में एक लैटिट्यूड जाता है ऐसे, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सिमिलरली यहाँ पर 23 डिग्री साउथ में, 23.5 डिग्री साउथ में अगेन एक यहाँ पर लाइन जाती है जिसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब इन दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में जितना भी ये रीजन है इसे बोला जाता है ट्रॉपिकल रीजन। दिस इज द ट्रॉपिकल रीजन। तो जितना भी एरिया इस रेंज में आएगा वो सारे ट्रॉपिकल एरिया हो जाएंगे। अब वो ट्रॉपिकल एरिया में बेटा वेरिएशन हो सकता है इस ट्रॉपिकल एरिया में कहीं बहुत ज़्यादा बारिश होती हो तो वो हो जाएगा ट्रॉपिकल वेट, कहीं पे नॉर्मल ट्रॉपिकल रीजन दिख रहा है तो आप वहाँ पर ट्रॉपिकल क्लाइमेट। अब ये सब ट्रॉपिकल क्या है? सब ट्रॉपिकल इज द एरिया जस्ट अबव, लेट मी टेक अनदर पेन। ये देखो, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इसके थोड़ा सा ऊपर लगभग 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे, तो ये जो बेल्ट जा रही है ये वाली और यहाँ पर इसमें भी सेम 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे, तो ये जो बेल्ट जा रही है इसको बोला जाता है सब ट्रॉपिकल। अंडरस्टूड? दिस इज सब ट्रॉपिकल। अब नाउ कम टू इंडियाज मैप। इंडिया के मैप में ये वाला जो नदर्न प्लेन है, जो हमारा गैंजेटिक प्लेन है, वो ऑलमोस्ट आपका सब ट्रॉपिकल रेंज में जा रहा है। दिस इज सब ट्रॉपिकल रेंज, क्लियर? और नीचे वाली आपकी जा रही है ट्रॉपिकल रेंज में। अब ये नॉर्मल ट्रॉपिकल है, ये ट्रॉपिकल वेट क्यों है? क्योंकि यहाँ ज्यादा बारिश होती है, ट्रॉपिकल वेट। डिटेल में आगे समझेंगे। Am I clear? So these 3 regions, सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल वेट एंड ट्रॉपिक, समझ में आ गया होगा इसके। ठीक है, अब बेटा इनके जितने भी हम डिटेल है उसको मैंने पूरा टैबुलर फॉर्म में आपको यहाँ बना के दिया हुआ है, फटाफट से एक बार पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा। चलो, एल्पाइन कहाँ मिला हमको? एल्पाइन हिमालयन माउंटेन से मिला। यहाँ पर क्लाइमेट विद कोल्ड स्नोई विंटर्स एंड कूल समर्स। ठीक है, बहुत ठंडे समर होते हैं और जो विंटर्स होते हैं वहाँ तो प्रॉपर स्नोई होता है। यहाँ पर आपको बहुत एक्सट्रीम कोल्ड मिलेगा। इजी, कोई टफ नहीं है। चलो नेक्स्ट वन, टेम्परेट। टेम्परेट कहाँ पर है? लोअर हिमालयाज, जो हिमाचल वाली रेंज मैंने बताई थी, है ना। तो लोअर हिमालयाज एंड अदर मेनी अदर हिली एरियाज। विंटर्स आर मॉडरेटली कोल्ड एंड समर्स आर नॉट टू हॉट। समर्स आर प्लेजेंट, बहुत गर्मी नहीं होती समर्स में, इसलिए लोग वहाँ घूमने जाते हैं, है ना। सारे के सारे हिल स्टेशन आपको इसी एरिया में मिलेंगे। कहाँ पर? जहाँ पर टेम्परेट क्लाइमेट होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, इन विच क्लाइमेटिक कंडीशन यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ द हिली एरियाज? टेम्परेट कंडीशन। ठीक है, यहाँ पर देखो सारे हिल स्टेशन आपको यूजुअली यहीं मिलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं एरिड वाला, जहां पड़ती है बहुत गर्मी। कहां पर है ये? थार डेजर्ट इन द वेस्ट। यहाँ पर क्या मिलता है आपको? एक्सट्रीमली हॉट डेज, कूल नाइट एंड वेरी लिटिल रेनफॉल। और यहाँ क्या होती है? वाटर स्कैर्सिटी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ आपका सेमी एरिड क्लाइमेट। ये कहाँ पर है? ये है आपका सेंट्रल डेक्कन प्लेटू में। ठीक है, कैसा होता है यहाँ पर? हॉट समर होंगे। ये देखो यहाँ पर भी आपका एक्सट्रीमली हॉट डेज है, यहाँ पर भी हॉट समर होते हैं, माइल्ड विंटर्स होते हैं और मॉडरेट, ये देखो मॉडरेट रेनफॉल ड्यूरिंग द रेनी सीजन। हल्की फुल्की बारिश होती है रेनी सीजन में। ठीक है, यहाँ पर वेजिटेशन कैसा मिलता है बेटा? शॉर्ट ग्रास, थॉर्नी शब्स। यहाँ पर देखो आपका एरिड रीजन में कैसे मिलते हैं आपको? कैक्टस और थॉर्नी वाले यहाँ पे प्लांट्स मिलते हैं आपको, शॉप मिलते हैं। सेम यहाँ पर भी, यहाँ पर ग्रास एक एक्स्ट्रा आ गई है, बाकी थॉर्नी श्रब्स। क्लियर? यहाँ पर भी वेजिटेशन उतना ज़्यादा नहीं होता, स्कैटर्ड वेजिटेशन होता है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ आपका सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल कहाँ है? सब ट्रॉपिकल कहाँ है? वो गैंजेटिक प्लेन वाला। ठीक है, सब ट्रॉपिकल कहाँ पे मिलेगा आपको? नदर्न प्लेन्स, जहाँ पे गैंजेटिक प्लेन उसी को बोलते हैं। कैसा होता है यहाँ पर बेटा? गर्मियों में एकदम बहुत ज़्यादा गर्मी और सर्दियों में एकदम बहुत ज़्यादा सर्दी, है ना। सो हियर वेरी हॉट समर्स एंड इक्वली वेरी कोल्ड विंटर्स। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द इंडियाज व्हीट इज ग्रोन हेयर।
बेटा सबसे ज़्यादा अगर पूरे इंडिया में कहीं गेहूं की खेती होती है तो वो इसी एरिया में होती है। कहाँ पर? जहाँ पर ये सब ट्रॉपिकल रीजन है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट आपको मिलता है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट। ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट जहाँ ज़्यादा बारिश हो रही है, ट्रॉपिकल एरिया है लेकिन ज़्यादा बारिश हो रही है। कहाँ है वो? आपका वेस्टर्न घाट, पढ़ा है ना वेस्टर्न घाट? सो वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न कोस्टल एरिया, हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द मॉनसून मंथ। अब ये हैवी रेनफॉल क्यों होता है मॉनसून में, ये हम समझेंगे आगे सारा, ठीक है। यहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है। एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे आपको यहाँ पर। राइस, क्योंकि ज़्यादा बारिश है तो राइस की खेती बड़ी अच्छी होती है। यहाँ पर आपको सारे स्पाइसेस मिल जाएंगे, कॉटन मिलता है, ठीक है। आगे देखो, ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहाँ पर है? ये बिल्कुल सदर्न साइड में, सदर्न मोस्ट साइड में ट्रॉपिकल क्लाइमेट। यहाँ पर ईस्टर्न इंडिया एंड सदर्न पेनिनसुला। माइल्ड विंटर्स होते हैं और डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई पीरियड ऑफ कंट्रोल्ड बाय द मॉनसून विंड्स। यहाँ पर बिल्कुल आपको बारिश का टाइम मिलेगा, सूखा वाला टाइम मिलेगा, और ये कौन कंट्रोल करता है? ये सब कंट्रोल करते हैं मॉनसून विंड्स, ठीक है। अगेन समझेंगे आगे। यहाँ पर क्या मिलता है आपको? यूजुअली राइस, कॉफी, कॉटन। क्लियर? तो बेटा इस तरह से समझ के करो, आपको ये पूरा अच्छे से इजीली याद भी हो जाएगा। क्लियर? यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चन आएंगे पक्का यहाँ से। क्लियर? मूविंग अहेड, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट। बेटा इतने अलग अलग टाइप के क्लाइमेट के नाम हमने पढ़ लिए। नाउ व्हाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड देम? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड वन बाय वन। द फर्स्ट वन इज लैटिट्यूड। लैटिट्यूड को थोड़ा बहुत हमने समझ भी लिया है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लैटिट्यूड ही तो थे, और उनके बेस पे हमने पूरा ट्रॉपिकल जोन देख लिया, सब ट्रॉपिकल जोन भी देख लिया। यस, उसके अलावा क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा, हम अर्थ को हॉरिजॉन्टली 3 जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड देन फ्रिजिड जोन। टॉरिड जोन कहाँ मिलता है आपको? इक्वेटर के पास, इक्वेटर के आसपास वाला एरिया। उसके बाद टेम्परेट जोन आता है और फ्रिजिड आता है आपका पोल के पास। यस, पहले से पढ़ा हुआ है क्लास 6 में। देखो, प्लेसेस नियर द इक्वेटर दैट इज एट लो लैटिट्यूड। लो लैटिट्यूड क्यों बोला है? क्योंकि इक्वेटर क्या होता है? 0 डिग्री होता है। जैसे जैसे नॉर्थ की तरफ जाओगे तो ये डिग्री ऊपर को इंक्रीज होते रहते हैं, यहाँ पोल पे आके 90 डिग्री हो जाता है ना। सिमिलरली ये भी नीचे आएगा तो 90 डिग्री। तो 0 डिग्री के आसपास क्या होगा? 10 डिग्री होगा, फिर 20 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। तो ये एंगल कम है तो लो लैटिट्यूड, ठीक है। सो प्लेसेस नियर द इक्वेटर दैट इज एट लो लैटिट्यूड आर वार्मर, यहाँ पर गर्मी ज्यादा होती है। while those near the poles यानी high latitude are colder। अब ये सबको पता है। Now here you have to find out the answer why। why आपको find out करना है, ठीक है। So let's try and understand। बेटा मान लो अभी ये एक टॉर्च लाइट है, अभी ये सनलाइट नहीं है, टॉर्च लाइट है। आप इस टॉर्च लाइट से A, B और C इन 3 ऑब्जेक्ट्स को देखने का कोशिश कर रहे हो। तो अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा क्लियर कौन सा दिखाई देगा A, B, C में से? सब बोलेंगे मैम ए दिखाई देगा। अब क्यों दिखाई देगा ए? क्योंकि सारे की सारी लाइट सीधी बिल्कुल किस पे पड़ रही है? ए पे। यानी अगर सीधी पड़ रही है तो हम बोल सकते हैं ना कि ये लाइट बिल्कुल परपेंडिकुलर आ रही है ए पे। तो लाइट व्हेन फॉल्स परपेंडिकुलर ऑन एनी ऑब्जेक्ट इट गेट्स कंसंट्रेटेड एट पर्टिकुलर एरिया। ये पूरी की पूरी लाइट एक छोटे से एरिया में आके कंसंट्रेट हो रही है, तो हमको यहाँ पे ज्यादा दिखाई दे रहा है ना। बी और सी के साथ क्या हो रहा है? बेटा बी और सी के साथ जब ये लाइट जा रही है, पहली बात तो ये बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है ना, और ये लाइट जाते जाते ऐसे करके स्प्रेड हो जा रही है, एक फनल शेप बन रहा है ना, तो ये लाइट स्प्रेड हो रही है। अब लाइट स्प्रेड हो रही है तो यानी जो एनर्जी है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। क्लियर? जब लाइट सीधी जाती है तो परपेंडिकुलर जाते ही वो एक पर्टिकुलर एरिया पे कंसंट्रेट होती है, तो आपको ज्यादा इफेक्ट मिलता है। जब लाइट स्लांटिंग ऐसे स्लांट में जा रही है तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और उसका इफेक्ट कम हो जाता है। क्लियर? समझ में आ गया इतना? अब यहां पर हम ले लेते हैं अर्थ को। सो लेट्स से ओके, सो नाउ लेट्स से दिस इज द अर्थ। अब बेटा अर्थ में अब मान लो ये सनलाइट है, तो सनलाइट के साथ हीट एनर्जी भी तो आती है। अब सनलाइट जब यहाँ फॉल हो रही है, ये एरिया कौन सा है आपका? इक्वेटर वाला एरिया। तो इक्वेटर वाले एरिया में जब ये लाइट रे आ रही है तो परपेंडिकुलर आ रही है ना, परपेंडिकुलर आ रही है, सारी के सारी लाइट रे एक जगह पे कंसंट्रेटेड है छोटे से एरिया में, तो यहाँ पर ज्यादा लाइट एंड हीट एनर्जी मिल रही है, तो यहाँ पर वार्मर कंडीशन है। जब यहाँ पे ये पोल के पास जा रही है तो पोल पे जाने के लिए पहली बात तो उसको बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है, और ये पूरी स्प्रेड हो जा रही है, स्प्रेड हो रही है ऐसे करके। और जब हीट एनर्जी स्प्रेड होगी तो उसका इफेक्ट कम हो जाएगा, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। फर्स्ट रीजन why this equator is warmer and poles are colder।
सेकेंड रीजन समझो आप बेटा, सेकेंड रीजन है अर्थ का एटमॉस्फेयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर में सब जगह क्या है, पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल है, गैसियस पार्टिकल है, ठीक है, और सारे के सारे पार्टिकल्स रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं। साइंस में पढ़ा था अब जो ये सन से लाइट आ रही है, हीट एनर्जी आ रही है, वो रेडिएशन की फॉर्म में आ रही है ना। तो रेडिएशन जब यहाँ पर आ रही है तो यहाँ देखो इतने पार्टिकल्स के पास ये जा रही है, वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं और बची हुई एनर्जी अर्थ के पास जा रही है। लेकिन बेटा यहाँ पर देखो, ये इस एरिया में जितने भी पार्टिकल हैं वो सबके पास ये हीट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो जितने ज़्यादा पार्टिकल रास्ते में आएंगे वो उतनी ज़्यादा एनर्जी को पहले ही एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो अर्थ के पास कम पहुंचेगी। Am I clear? Understood? So two reasons. First, slanting so means distribution of energy, so less heat is there for the earth. Second, more at earth atmosphere it is passing through, so more earth atmosphere if it will pass through, so more energy will be used, lost you can say. ठीक है, अब यहाँ पे रेडिएशन, एब्जॉर्प्शन, पार्टिकल, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इतना लिखना है मोर सरफेस एरिया इट विल गो इनसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर, मोर एनर्जी विल बी लॉस्ट, दैट्स इट। Am I clear? अब आंसर देखो कैसे लिखोगे इसका। Why equators are hot? At equators the rays are nearly perpendicular, so all the energy is focused at smaller area. ठीक है, ये देखो सारी परपेंडिकुलर है, सारी एक ही एरिया पे फोकस्ड है। और पोल पे क्या हुआ? Why polar regions are cold? In the polar regions the rays are inclined or slant. Due to this, first what happens? Heat gets spread over a large area, so less energy is received at one place. Second, they have to pass through more earth atmosphere, so energy is lost while passing. Am I clear? So this way you have to answer बेटा, ये exact answer है अगर ये question आ गया उसका, ठीक है। चलो, now we have to answer on the basis of earth geography. यहाँ पर देखो, अगर इस मैप को ध्यान से देखो तो ये क्या है, नॉर्थ 10 डिग्री, 20 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ, यानी ऊपर को जाएंगे नॉर्थ की साइड में तो हमारे जो लैटिट्यूड है वो इंक्रीज हो रहा है ना। अब क्वेश्चन क्या आता है, प्लेसेस एट हायर लैटिट्यूड इन द नॉर्थ सच एज श्रीनगर आर मच कोल्डर। वहां पर ठंड क्यों पड़ती ज़्यादा, क्योंकि वो हायर लैटिट्यूड पे हैं, और हायर लैटिट्यूड पे होंगे तो सन की एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, गर्मी मिलेगी नहीं वहां पर, ठीक है। आंसर वहीं से लिखना है आपको प्रॉपर। उसके बाद देखो, कन्याकुमारी एंड निकोबार आइलैंड बीइंग क्लोज टू इक्वेटर आर वार्म एंड हॉट ऑलमोस्ट थ्रू आउट द एयर, अगेन डिपेंडिंग ऑन लैटिट्यूड। समझ में आया? तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको आंसर कहां पर करना है, आंसर पूरा आपका ये है, सेम आंसर हर जगह लिखना है आपको, चाहे कोई भी एरिया आ जाए, अगर लैटिट्यूड के बेसिस पे आंसर है तो। क्लियर? चलो, मूविंग अहेड, नाउ वी आर गोइंग फॉर द अनदर फैक्टर दैट इज एल्टीट्यूड। लैटिट्यूड हमारा कवर हो गया है, एल्टीट्यूड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्टीट्यूड? एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, जहां पर माउंटेन्स है, बेसिकली हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। और कभी भी आपने देखा होगा बेटा, माउंटेन्स का क्लाइमेट हमेशा प्लेन वाले एरिया से अलग होता है, ठीक है। अब एल्टीट्यूड का क्या इफेक्ट आता है, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। पहली बात तो एल्टीट्यूड पे कौन कौन सी जगह है हमारे पास, बहुत सारी हैं। दार्जिलिंग है, उदमंगलम, उदमंगलम इज द फुल नेम ऑफ ऊटी, ठीक है, उसी का फुल नेम है उदमंगलम। मुन्नार, शिमला, इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं। ये बहुत, मुन्नार, थेनई, उदमंगलम, ये सारे नाम ना कहीं पे लिख लेना, कभी घूमने का प्लान करेंगे मम्मी पापा तो आप सजेशन दे सकते हैं यहाँ से पढ़ के, है ना। चलो देखो, हिल स्टेशंस विच आर लोकेटेड एट हायर एल्टीट्यूड हैव कोल्ड क्लाइमेट। नाउ अगेन वी हैव टू फाइंड आउट द आंसर व्हाई। हर चीज में बेटा आपको आंसर रीजनिंग देनी है प्रॉपर यहाँ पर, ठीक है। अब देखो व्हाई, सो हियर लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये है आपका लो एल्टीट्यूड और ये आपका दिखा रहा है हाई एल्टीट्यूड। अब यहाँ पर कंसेप्ट आपको समझने हैं दो चैप्टर से। पहला वाला है सेकंड चैप्टर से, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ पर ज़्यादा होता है, जहाँ पर सी लेवल के पास यानी नीचे। जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, और जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा वैसे वैसे एयर पार्टिकल भी कम हो जाते हैं, एयर के पार्टिकल भी कम होते हैं। पढ़ा था ये, अगेन बेटा सेकंड चैप्टर का पूरा पढ़ा होगा अच्छे से, ठीक है। देखो, यहाँ पर लो एरिया है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है तो बहुत सारे एयर के पार्टिकल हैं। यहाँ पर एल्टीट्यूड ज़्यादा है, हाइट ज़्यादा आ गई तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया तो पार्टिकल बहुत कम हो गए। ये है पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट है बेटा यहाँ साइंस का। साइंस का कंसेप्ट में क्या पढ़ा था हमने, अगर ये जो लैंड है वो हीटअप होता है तो एनर्जी किसको ट्रांसफर करता है, एयर पार्टिकल को, एयर वार्म हो जाती है, यस।
अब बेटा देखो यहाँ पर मान लो सन एनर्जी सब जगह आई, इस जगह भी आई और इस जगह भी आई। अर्थ ने सन एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, सरफेस गर्म हो गया। अब गर्म होने के बाद एयर के पास जाएगा, ट्रांसफर होगा, और एयर यहाँ की वार्म हो जाएगी। ठीक है, एयर वार्म होगी तो एयर वार्म होके आपका सराउंडिंग में बड़ा गर्मी सी फील होगी, तो यहाँ पर वार्म कंडीशन। अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ पर लैंड गर्म हुआ, लेकिन उसके बाद ट्रांसफर करने के लिए एयर पार्टिकल तो इतने कम है ना, थोड़े बहुत एयर पार्टिकल हैं, थोड़ी बहुत एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब कर भी ली तो भी वो रिटेन नहीं कर पाते, क्योंकि ये बहुत दूर दूर हैं, ये एकदम से राइज हो जाते हैं। Am I clear? So here there is a very thin layer of air which cannot absorb the heat from the surface. That is the reason that altitude में आपका हमेशा टेम्परेचर आपको कम मिलेगा। क्लियर? तो कंसेप्ट क्या है यहाँ पर? पहला है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपको पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हायर एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो कम हो जाता है, जिससे कि एयर थिन हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है हीट ट्रांसफर। जो अर्थ की सरफेस है वहां से हीट किसके पास जाती है? एयर के पास जाती है। यहाँ तो एयर ही नहीं है तो हीट कहाँ से जाएगी, ट्रांसफर कैसे होगी? ठीक है, आंसर मैंने प्रॉपर आपको यहाँ पर लिख के दिया हुआ है। पहला है एट हायर एल्टीट्यूड लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यू टू विच एयर डेंसिटी लेस, सो एयर इज थिन। नेक्स्ट, we know that earth surface absorbs most of the sun energy and then transfer this heat energy to the air in contact with it. So इन दोनों का combination क्या है? Since the air is thinner at higher altitude, it can't absorb and hold heat well. That's why higher altitude temperature is low. Am I clear? चलो इसके बेस पे again question let's explore for you. Udamangalam, Ooty and Coimbatore are almost at the same latitude. The range of summer temperature in Ooty is 10 to 25 degrees Celsius, while that in Coimbatore it is 25 to 38 degrees Celsius. पर टेम्परेचर रेंज देखो, जो ऊटी का हाईएस्ट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, वो कोयम्बटूर का लोएस्ट टेम्परेचर है। सच टेम्परेचर वेरिएशन, व्हाई डू यू थिंक देयर इज सच डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन दीज टू सिटीज? बेटा दोनों सेम लैटिट्यूड पे हैं तो टेम्परेचर सेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पर ऊटी का टेम्परेचर बहुत कम है, यानी ऊटी में ज़्यादा कोल्डर क्लाइमेट है कंपैरिजन टू कोयम्बटूर। व्हाई इट इज सो? बिकॉज ऊटी इज एट हायर एल्टीट्यूड। जहाँ पर एल्टीट्यूड ज़्यादा वहाँ पर एयर कम तो यानी हीट एब्जॉर्प्शन भी कम। दैट्स वाई कोल्डर क्लाइमेट। ठीक है, अब इसका प्रॉपर आंसर कैसे लिखोगे 2 मार्क्स के लिए? देखो मैंने लिख के दिया हुआ है, बोथ आर एट सेम लैटिट्यूड बट डिफरेंट एल्टीट्यूड। ऊटी लोकेटेड एट हायर एल्टीट्यूड देन कोयम्बटूर, सो at higher altitude air is thinner and cannot retain much heat. ये है बेटा मेन आंसर। At higher altitude air is thinner and cannot retain more heat या much heat. That's why Ooty has a colder climate and Coimbatore has a hotter climate. Clear? चलो, and now we are going for the third factor, that is proximity to the sea. So basically we are going to talk about the coastal regions. ठीक है बेटा, कोस्टल एरिया में कभी देखना बहुत ज़्यादा ना तो गर्मी होती है वहाँ और ना बहुत ज़्यादा चिलिंग वाली सर्दी होती है। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज हेयर सी इज एक्टिंग एज मॉडरेटर। और बेटा इसका एग्जैक्ट आंसर है लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। साइंस का चैप्टर 7 पढ़ लिया है? अगर पढ़ लिया है तो इसका आंसर आपको पूरा पता होगा पहले से, उसे मैंने वन शॉट ही बना रखा है। ठीक है, देखो यहाँ पर बेटा, अगर कहीं पर भी बहुत बड़ी वाटर बॉडी है जैसे कि सी या ओशन और उसके बगल में लैंड है, तो आपको एक फैक्ट बिल्कुल याद होना चाहिए, जो वाटर बॉडी है उसका टेम्परेचर हमेशा धीरे चेंज होता है। अगर ठंडा होना होगा लैंड के कंपैरिजन में धीरे ठंडा होगा, अगर गर्म होना होगा तो भी लैंड के कंपैरिजन में धीरे गर्म होगा। सो बेसिकली टेम्परेचर चेंज वाटर बॉडी का धीरे होता है। बस इतना आपको पता है ना, तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। समझो आगे देखो, अब ड्यूरिंग समर्स क्या हो रहा है? समर्स में बहुत सारी सनलाइट नीचे आ रही है, सनलाइट से लैंड भी गर्म होगा, वाटर भी गर्म होगा। अब पहले कौन गर्म होगा? लैंड। मैंने बताया ना वाटर हमेशा धीरे टेम्परेचर चेंज दिखाता है, तो लैंड जल्दी गर्म हो गया तो इसके ऊपर की एयर भी गर्म हो जाएगी। अगर लैंड गर्म हो गया तो एयर उसको एब्जॉर्ब कर लेगी ना उस हीट एनर्जी को, एयर गर्म हो गई। वार्म एयर ऑलवेज राइजेज अप, वार्म एयर चली गई ऊपर, तो अब इस एरिया में क्या हो जाएगा? डिप्रेशन वाला एरिया। सो यहाँ से जितनी भी ठंडी हवा है वो सारी कहाँ गई? लैंड की तरफ। देखो लैंड, समर के टाइम पे लैंड का टेम्परेचर मॉडरेट कर दिया सी ने बिकॉज ऑफ द सी ब्रीज। समझ आया? विंटर्स में क्या हुआ? विंटर्स में अब हो रहा है ठंडा, तो पहले कौन ठंडा होगा? फिर से लैंड ही होगा। बेटा वाटर बॉडी का टेम्परेचर हमेशा धीरे चेंज होगा, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। तो अब पहले कौन ठंडा हो गया? लैंड। गर्म कौन रह गया? सी। तो अगर ये वार्म है तो इसके ऊपर की एयर भी वार्म,
एयर वार्म एयर ऑलवेज राइजेज अप, यस, अब राइज हो गई ऊपर, तो इस एरिया को कवर करने के लिए कौन आएगा, लैंड की ठंडी हवा, यानी कोल्ड ब्रीज ऑफ लैंड। तो लैंड ब्रीज बेसिकली सी की तरफ आ जाएगी, ठंडी हवा सारी यहां चली गई, तो इस एरिया में कवर करने कौन आएगा, ये, ड्यू टू द कन्वेक्शन, कन्वेक्शन से सारे के सारे वार्म एयर वापस कहां आ गई, लैंड में। ठीक है, तो देखो कैसे मॉडरेट हुआ, समर्स में सारी ठंडी हवा लैंड में और विंटर्स में सारी गर्म हवा लैंड में, कन्वेक्शन के थ्रू। सो दैट्स वाई मॉडरेशन। Am I clear? देखो कैसे लिखेंगे यहाँ पर, टेम्परेचर इन कोस्टल एरियाज डू नॉट वेरी मच, दैट इज बिकॉज द सी हेयर एक्ट एज अ मॉडरेटर फॉर द टेम्परेचर। कैसे, द समर्स आर नॉट टू हॉट बिकॉज ऑफ द कोल्ड सी ब्रीज एंड द विंटर्स आर नॉट टू कोल्ड बिकॉज ऑफ द लैंड रिसीव वार्म एयर ड्यू टू कन्वेक्शन। बेटा डिटेल कंसेप्ट आपको नहीं बताना है, दैट हॉट एयर विल राइज अप, डिप्रेशन होगा, यहाँ से लैंड ब्रीज आएगी, सी ब्रीज आएगी, डिटेल नहीं समझाना, लेकिन ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, और ये समझने के लिए आपको पहले ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, नहीं तो ये रटते रह जाओगे, ये लाइन कभी याद नहीं होगी अगर कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो। ठीक है, चलो मूविंग अहेड। नाउ बेस्ड ऑन दिस सम क्वेश्चंस ऑन योर ज्योग्राफी। हियर मुंबई एंड नागपुर आर लोकेटेड एट सेम लैटिट्यूड, दोनों सेम लैटिट्यूड पे हैं, लेकिन मुंबई कहाँ पर है, कोस्टल एरिया में, नागपुर कोस्टल एरिया में नहीं है। तो देखो डिफरेंस क्या है, मुंबई बीइंग नियर द सी हैज कूलर समर्स 32 डिग्री सेल्सियस एंड माइल्डर विंटर्स। बेटा देखो 32 डिग्री आपका समर है, 32 डिग्री, और विंटर्स है आपका 18 डिग्री। कितना वेरिएशन आया, ये आया ऑलमोस्ट 14 डिग्री का। तो समर्स और विंटर्स में के बीच में सिर्फ 14 डिग्री का वेरिएशन है। आगे देखते हैं, नागपुर अवे फ्रॉम कोस्ट हैज हॉटर समर 44 डिग्री सेल्सियस एंड कोल्डर विंटर्स दैट इज 10 डिग्री सेल्सियस। रेंज कितनी आई, 34 डिग्री सेल्सियस, यानी समर और विंटर्स के बीच की रेंज देखो बेटा, 34 डिग्री का वेरिएशन, जो कि यहाँ पर नहीं देख रहा है, यहाँ पर सिर्फ 14 डिग्री का वेरिएशन है। क्यों है, बिकॉज यहाँ पर है सी दैट इज एक्टिंग एज अ मॉडरेटर बिकॉज ऑफ द सी ब्रीज एंड द लैंड ब्रीज। Am I clear? चलो मूविंग ahead. Now the fourth factor that is wind. Now how wind is affecting the climate? बेटा एक्चुअली विंड डायरेक्शन अफेक्ट्स द क्लाइमेट। विंड कौन से डायरेक्शन से आ रही है उस पर बहुत डिपेंड करता है क्लाइमेट। देखो कैसे, अभी यहाँ पर ये विंड ट्रैवल होती हुई दिखाई दे रही है, कहाँ से, ये ट्रैवल हो रही है बेटा डेजर्ट ऑफ अरेबिया से, उसके बाद अफगानिस्तान में एंटर हुई, उसके बाद जाके यहाँ पे इंडिया में एंटर हो रही है। सो बेसिकली पूरे ड्राई लैंड से ट्रैवल होती हुई ये विंड अंदर आ रही है इंडिया में। ठीक है, तो इसका खुद का नेचर कैसा होगा, एक्सट्रीमली ड्राई एंड हॉट, मॉइस्चर कंटेंट ऑलमोस्ट जीरो, है ना। और जब ऐसी विंड इंडिया में आती है तो ये लेके आती है सिवियर हीट वेव्स इन समर, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, लू भी बोलते हैं। तो यही विंड जब इस डायरेक्शन में चलते हुए आ रही है तो ये लेके आ रही है हीट वेव्स इन आवर कंट्री। लेकिन अगर इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, नाउ इफ इट इज कमिंग फ्रॉम सी देन इट इज एंटरिंग इन आवर लैंड। अब बेटा अगर विंड ओशियन यानी सी से ट्रैवल होते हुए आ रही है तो उसमें बहुत सारा मॉइस्चर कंटेंट होगा, और अगर मॉइस्चर कंटेंट होगा तो दिस विंड विल गेट रेन। ठीक है, सो सी द चेंज इन डायरेक्शन एंड चेंज इन द क्लाइमेट। ये लेके आ रही है एकदम हॉट हीट वेव्स, और ये क्या लेके आ रहा है, मॉनसून। इस टाइप के विंड मॉनसून लेके आती है, बारिश लेके आती है। ठीक है, देखो wind with moisture is gets monsoon, winds coming from the sea brings moisture over the land which may result in the rainfall. Understood? चलो moving ahead. Now the fifth factor that is topography. अब पहले तो टोपोग्राफी का मतलब समझते हैं, फिर मैं डिटेल में समझाती हूँ। देखो what is topography? The totality of the physical surface features of an area. Physical surface features of an area. वो physical surface features क्या हो सकते हैं बेटा, वो माउंटेन्स हो सकते हैं, हिल्स हो सकती हैं, वैली, स्लोप, कोस्ट एटसेट्रा। ठीक है, अब इसको समझते हैं डिटेल में। फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था हिमालयन रेंज एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर। टॉपिक पूरा क्वेश्चन पढ़ाया था मैंने इस पे, है ना, बताया भी था, इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ सकता है बेटा। वाई हिमालयन रेंज एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर? बिकॉज उसकी जो टोपोग्राफी है, यानी उसका जो माउंटेन्स का स्ट्रक्चर है, वो हमको कोल्ड वेव से बचाता है, जो कि वहां सेंट्रल एशिया से इंडिया में आ सकती थी लेकिन नहीं आती। क्यों नहीं आती? बिकॉज वो माउंटेन रेंज उसको रोक देता है। ठीक है, सो व्हाट इज हियर, द टोपोग्राफी ऑफ दैट हिमालयन माउंटेन रेंज इज चेंजिंग, इज अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ठीक है, देखो
For instance, the Himalayan and the Karakoram range act as a natural barrier and protect to some extent the Indian subcontinent from winds of the cold desert of Central Asia. ठीक है, सो वहां के जो टोपोग्राफी है उसने हमारे क्लाइमेट को चेंज करा है. अगर नहीं होते तो हो सकता है हमारे वहां फिर वो एक्सट्रीम कोल्ड हो रहा होता. यस, यहां देखते हैं. Whereas near flat topography of Thar desert has nothing to protect it from the hot and dry climates. बेटे जो थार डेजर्ट है वहां पर ऐसी कोई भी टोपोग्राफी हमारे पास नहीं है, तो वहां पर प्रॉपर जो हॉट एंड ड्राई विंड्स होती हैं वो कंटिन्यूस चलती रहती हैं. अंडरस्टूड? सो हाउ टोपोग्राफी इज अफेक्टिंग, इसका एक और एग्जांपल हम आगे समझेंगे, मैं बताऊंगी आपको. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. नाउ हियर वन लेट्स एक्सप्लोर फॉर यू. बेटा माइक्रो क्लाइमेट नाम की भी कुछ चीज होती है ना. व्हाट इज माइक्रो क्लाइमेट? माइक्रो क्लाइमेट इज द क्लाइमेट लोकलाइज्ड इन अ स्मॉल एरिया which differs from the climate in the surrounding region. सराउंडिंग रीजन के क्लाइमेट से एक छोटे से एरिया क्लाइमेट थोड़ा सा अलग होगा तो उसको बोलेंगे वहां का पर्टिकुलर माइक्रो क्लाइमेट. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से बेटा ये जो सिटी दिख रही है ना, इस सिटी के आसपास पूरा ग्रीनरी है. ठीक है, ये कोई ऐसी जगह बना हुआ जहां प्रॉपर ग्रीन लश ग्रीन फॉरेस्ट था, वहां में से कुछ थोड़े से एरिया में ये अर्बनाइजेशन हो गया है. तो अब यहाँ पर इस अर्बन सिटी का जो क्लाइमेट होगा वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा बाकी के फॉरेस्ट वाले एरिया से. ठीक है, इस वाले पैकेट को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अर्बन हीट आइलैंड. ये वाले अर्बन प्लेस का जो क्लाइमेट होगा वो अलग होगा बाकी के एरिया से. ठीक है, सो हम बोलेंगे यहाँ का माइक्रो क्लाइमेट अलग है. अंडरस्टूड? ऐसे बेटा और भी एग्जाम्पल है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम राजस्थान को बोलेंगे तो बोलते हैं वहाँ पर बहुत ड्राई एंड हॉट क्लाइमेट है, एरिड वाली कंडीशन है. लेकिन राजस्थान में ही उदयपुर भी है. उदयपुर इज हैविंग लॉट्स ऑफ लेक, वहाँ पर बहुत सारी ग्रीनरी भी है, तो वहाँ का क्लाइमेट थोड़ा सा अलग है बाकी के कंपैरिजन में. अंडरस्टूड? समझ में आया? सो माइक्रो क्लाइमेट इज अ लोकलाइज्ड क्लाइमेट ऑफ अ स्मॉल एरिया. अब मैंने जो उदयपुर वाला एग्जांपल दिया बेटा, वहाँ पे तो पूरी सिटी है लेकिन फिर भी वो अपने आसपास के क्लाइमेट से अलग है. ठीक है, ये जो लोकलाइज्ड क्लाइमेट होते हैं ना, ये छोटे से पार्क का भी हो सकता है. एक छोटा सा पार्क जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है और बाकी सब जगह पूरा अर्बनाइजेशन हो रखा है, तो वो पार्क का एरिया में क्लाइमेट थोड़ा सा अलग दिखाई देगा. सो उसको बोलेंगे माइक्रो क्लाइमेट ऑफ दैट पार्क. रिवर के पास चले जाओ तो वहाँ का क्लाइमेट थोड़ा सा अलग दिखाई देता है ना, तो माइक्रो क्लाइमेट ऑफ दैट रिवर वाला एरिया. अंडरस्टूड? चलो मूविंग अहेड. नाउ हियर बेटा आई हैव टेबुलाइज्ड ऑल द फैक्टर्स एंड द रीजन बिहाइंड देम. ये बहुत ईजी होगा आपको रिविजन करने के लिए. फटाफट देख लो क्या लिखा हुआ है. यहाँ पर लैटिट्यूड फर्स्ट फैक्टर, क्या पीछे रीजन था उसका? सन रेज. सन रेज कहाँ पर कौन से लैटिट्यूड में ज्यादा पड़ती हैं. नेक्स्ट था एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड में कौन सा फैक्ट था? पहला था एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, उसके बाद था ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम लैंड टू एयर. नेक्स्ट वाज प्रॉक्सिमिटी टू सी. यहाँ पर क्या फैक्ट था? पहला तो डिफरेंस इन द हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी, ये पहला रीजन था. दूसरा था सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज जो चलती हैं उसके वजह से मॉडरेट रहता है टेम्परेचर. नेक्स्ट वॉज विंड, तो यहां पर था डायरेक्शन, विच डायरेक्शन इट इज कमिंग फ्रॉम, तो इसलिए विंड. एंड लास्ट इज टोपोग्राफी, फिजिकल फीचर ऑफ एनी पर्टिकुलर एरिया. अंडरस्टूड? सो दीज वर द मेन 5 फैक्टर्स विच वर अफेक्टिंग द क्लाइमेट. Am I clear? चलो मूविंग अहेड एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर द अनदर टॉपिक ऑफ द चैप्टर दैट इज मॉनसून, और इसको हम कवर करेंगे सेकेंड वीडियो में. ठीक है, चलो सी यू सून फॉर द नेक्स्ट पार्ट. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.